हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी, सू यांग, जेंग चेंग तीनों ही डॉक्टर के कैबिन में बैठे थे। वो तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे। तभी वहाँ एक डॉक्टर अपने हाथों में एक फाइल लिए वहां आता है और सुयांग को देखकर कहता है, हे, तुम तो आज हॉस्पिटल नहीं आने वाले थे। सुयांग उस डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, बेबी, क्या मैं तुम्हें देखे बिना एक दिन भी रह सकता हूँ? सुयांग की बात सुनकर वो डॉक्टर गुस्से में सुयांग को घूरते हुए कहता है, फिर तुम्हें मुझे छोड़कर पार्टी में जाने की क्या ज़रूरत थी? साहु से चैन की बात सुनकर सुयांग की मुंह बन जाती है। सुयांग साहु से चैन की तरफ देखकर कहता है, बेबी, सच में मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा मुझे थोड़ी सी ड्यूटी कर ही लेनी चाहिए। सुयांग कुछ नहीं बोलता। सुयांग देखता है कि साहु से चैन कुछ नहीं बोलता। साहु से चैन अपने नज़रों को उठाता है तो देखता है कि वहाँ सुयांग के अलावा वांग जी और जेंगचेंग भी बैठे थे, जो दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो दोनों एक दूसरे को अभी मार डालेंगे। सुयांग सिचुएशन को समझते हुए साव सिचुएशन सिचुएशन को समझते हुए कहता है, मिस्टर लैंग, रिपोर्ट आ चुकी है। वांग जी साव चिचेन के हाथों से रिपोर्ट लेते हुए कहता है, साव चिचेन, रिपोर्ट में क्या आया है? साव चिचेन वांग जी की बात सुनकर चेयर पर बैठते हुए कहता है, विंग की तबीयत अभी अस्टेबल है, पर हम कुछ कह नहीं सकते कि उसे होश कब तक आएगा, क्योंकि हम लोगों ने विंग को बेहोश करके रखा है। जैसे कि हमने पहले बताया था, विंग को एक ऐसा पॉइजन दिया गया था जिसमें उसकी मेमोरी लॉस भी हो सकती है और ऐसे ही धीरे धीरे उसकी बॉडी वीक होती जाएगी। अगर ऐसा ही रहा तो विंग को बचा पाना मुश्किल है। वांग जी गुस्से में घूर कर साव सीसेन को देखने लगता है। वांग जी को ऐसे देखकर साव सीसेन थोड़ा हकलाते हुए कहता है, देखिए मिस्टर लैन, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो डॉक्टर अपनी बात पूरी कैसे कर पाएंगे? हमने विंग को 24 घंटे के लिए बेहोश रखा है, लेकिन हम कब तक विंग को बेहोश रखेंगे? अगर विंग होश में आया तो मुझे नहीं पता विंग खुद के साथ क्या करेगा। जब तक इस पॉइजन का असर विंग पे रहेगा तब तक विंग खुद के साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसकी मेंटली कंडीशन धीरे धीरे खराब होती जा रही है। तभी जेंग चेंग सुयांग को देखकर कहता है, अगर हम इस पॉइजन का असर खत्म ही कर दे तो? जेंग चेंग की बात सुनकर सुयांग कुछ नहीं कहता है, लेकिन साओ सिसेन कहता है, विंग के अंदर जो पॉइजन है उसे खत्म किया जा सकता है, पर इसके लिए एक ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत है जो मेडिसिन से ज़्यादा जड़ी बूटियों पे यकीन हो। साओ सिचेन की बात सुनकर वांग जी और जेंगचेन शॉक थे। सुयांग नॉर्मल था क्योंकि वो पहले से जानता था। तभी साओ सिचेन फिर से अपने बातों को पूरा करते हुए कहता है, जड़ी बूटियाँ एक ऐसी दवाइयाँ हैं जिसे लेने के बाद हम पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये जड़ी बूटियाँ हमें नहीं मिलती। एक ही शख्स है जो इस जड़ी बूटियों को दे सकता है। ये जड़ी बूटियाँ हमें नहीं मिलती है। तभी जेंग चेंग कहता है, पर हम कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे, विंग को बचाना बहुत ज़रूरी है। तभी साओ सिचेन कहता है, चैंग, जड़ी बूटियों को ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुम जितना आसान समझ रहे हो ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल जड़ी बूटियों पे कौन विश्वास करता है। तभी सुयांग कहता है, साओ सिचेन सच कह रहा है, हमें जड़ी बूटियाँ आसानी से नहीं मिलेगी। तभी वांग जी अपने मुट्ठियों को टेबल पर मारते हुए कहता है, तुम बस जगह बताओ, मैं कहीं से भी विंग के लिए जड़ी बूटी ढूंढ कर लाऊंगा। मैं अपने विंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ
मुझे आगे क्या करना होगा? वो जड़ी बूटियाँ मुझे कहाँ मिलेगी? वांग जी की बात सुनकर सभी लोग शांत थे। कुछ देर तक चुप रहते हैं। तभी सौ शिष्यन कहता है, एक जगह है जहाँ हमें आसानी से जड़ी बूटियाँ मिल सकती हैं, लेकिन वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। सौ शिष्यन की बात सुनकर वांग जी की आंखें चमक जाती है। वो सौ शिष्यन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे बताओ वो जड़ी बूटियाँ कहाँ मिलेगी? तभी सोयांग कहता है, वांग जी रिलैक्स हो जाओ, पहले उसकी पूरी बात सुनो। सौ शिष्यन कहता है, काफ़ी साल पुराने वेद हैं जो जड़ी बूटियाँ बनाते हैं, लेकिन वो लोगों को बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर सकती हैं। वो एक ही है, वो है मेरी ग्रैंड मदर बौसा सरन। बौसा सरन के नाम सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि बौसा सरन को कौन नहीं जानता था। सौ शिष्यन अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, पर मेरे ग्रैंड मदर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। मुझे भी नहीं पता मेरी ग्रैंड मदर कहाँ है, लेकिन जब से मेरे मॉम डैड की एक्सीडेंट हुई, तब से ग्रैंड मदर अपना ठिकाना बदलती रहती हैं। वो एक जगह कभी नहीं रुकती। मैं अपने ग्रैंड मदर से साल में एक बार ही मिलता हूँ, लेकिन वो एक ही जगह आती है और हम दोनों ने उसी जगह पर मिलने का तय किया था। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, मैं अभी अभी अपने ग्रैंड मदर से मिला हूँ और वो एक साल बाद ही मुझसे मिल सकती है। तभी जैंग चैंग सौ सिचन का हाथ पकड़ कर कहता है, प्लीज़ प्लीज़ सौ सिचन, याद करो तुम्हारी ग्रैंड मदर कहाँ रहती है। उनका कोई तो ठिकाना होगा ना? क्या तुम उनसे बात कर सकते हो? तुम्हारे पास कोई रास्ता है? हम विंग को कुछ भी करके बचाएंगे, उन्हें यहाँ कुछ भी करके लेकर आएंगे। तभी वांग जी कहता है, मुझे पता है बौसा सरन कहाँ मिलेगी। ये बोलकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। जियांग चेंग वांग जी को जाते हुए देखकर गुस्से में कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी वांग जी कोल्ड वॉइस में कहता है, बौसा सरन से मिलने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। मैं किसी भी हाल में विंग को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ भी करके बौसा सरन का ठिकाना ढूंढ ही लूँगा। तुम लोग बस विंग का ख्याल रखो और मेरे आने का इंतज़ार करो। मैं 24 घंटे से पहले यहाँ पहुँच जाऊँगा। तुम लोग मेरी चिंता मत करना। तभी पीछे से साव सिचन कहता है, वांग जी मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मेरी ग्रैंड मदर विलेज में ही मिलेगी, क्योंकि वो शहर में रहना पसंद नहीं करते। अगर तुम उन्हें ढूंढना चाहते हो तो विलेज में ढूंढ सकते हो। मुझे नहीं पता वो अब कहाँ हैं, लेकिन मुझे तुम पर यकीन है कि तुम उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ लोगे। वांग जी हाँ में नोट करके कैबिन से बाहर निकल जाता है। वहीं बैठा सोयांग विंग के रिपोर्ट को देख रहा था बड़ी ध्यान से। वांग जी डॉक्टर के कैबिन से निकलकर सीधा विंग के रूम में जाता है। विंग अनकॉन्शियस बेड पे लेटा हुआ था। उसके पूरे फेस पेल पड़ चुका था। वांग जी वहीं विंग के पास बैठ जाता है और विंग के फेस को देखने लगता है। इस वक्त वांग जी के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। कोई भी वांग जी को देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो क्या सोच रहा है। वांग जी कुछ देर तक विंग के फेस को ऐसे ही देखता रहता है। कुछ देर देखने के बाद वांग जी विंग के अपने दोनों हाथ से फेस को पकड़ लेता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। वांग जी के आंखों में आंसू थे। वो पागलों की तरह विंग के पूरे फेस पर किस कर रहा था। अब वांग जी विंग के लिप्स को देखता है। वांग जी के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे जो विंग के फेस पे गिर रहे थे। वांग जी विंग के लिप्स को ओर झुकता है और किस करने लगता है। कुछ देर तक किस करने के बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है और विंग को देखने लगता है। वांग जी के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वांग जी के आंखों के आंसू वो रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। वांग जी गौर से विंग को देखता है और कहता है, विंग आई लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं भले ही तुमसे बातें नहीं करता था, मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं खुद से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता वे, नहीं रह सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को मार डालूंगा। मैं जी कर क्या करूँगा वे, मैं जी कर क्या करूँगा। मैं किसके लिए जीऊँगा। तुम तो मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, पर वेंग तुम्हारे साथ ये जिसने भी किया, मैं उसे बद से भी बदतर मौत दूंगा, जो वो अपने पैदा होने पे भी रिग्रेट करेगी। वेंग आई एम सॉरी, तुम मेरे वजह से इस हालत में हो। आई एम सॉरी वेंग, आई एम सॉरी, तुम मेरे वजह से इस कंडीशन में पहुँचे हो। मैं कितने दिनों तक आखिर खुद को दूर रखता तुमसे, क्योंकि मैं खुद को नहीं रख पा रहा हूँ तुमसे दूर। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ कर जाओ, लेकिन मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया था। मैं खुद के बारे में सोचना चाहता था। मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता था, लेकिन देखो ना, मेरे पास होने से तुम्हारी क्या हालत हो गई। आई एम सॉरी, बट आई लव यू। आई रियली लव यू बीइंग। खास मैं ये तुमसे तुम्हारे होश में रहते हुए कहता। बीइंग, तुम खुद से लड़ने की कोशिश करो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बीइंग, मैंने बहुत कुछ सोचा। मैंने सोचा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों एक साथ रहेंगे, हमारे बेबीज होंगे, हमारा खुद का फैमिली होगा। पर सब बर्बाद हो गया बीइंग, सब बर्बाद हो गया। पर डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरा यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं मेरी फैमिली भी होगी, हम फिर से शादी करेंगे। ये बोलकर वांगजे विंग के लिप्स पर एक छोटा सा किस कर देता है और वहाँ से उड़ जाता है। वांगजी विंग को देखकर खुद को इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था, लेकिन उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहा था। वो चाहता था कि वो इस वक्त फूट फूट कर रोए, लेकिन वो नहीं रो सकता था, क्योंकि वांगजी को इमोशन शो करना नहीं आता था। वो खुद किसी को प्यार शो नहीं कर सकता था। वांगजी जाते हुए विंग को देख रहा था। वांगजी कुछ देर विंग को देखने के बाद उस वार्ड से बाहर निकल जाता है। वांगजी हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और कार में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वांगजी की कार इस वक्त किसी विलेज की तरफ जा रही थी। वांगजी की कार की स्पीड फुल स्पीड में थी, काफ़ी रफ्तार में चल रही थी। अब 8 घंटे ड्राइव करने के बाद वांगजी एक छोटे से विलेज में पहुंचता है। वांगजी कार को साइड में रोक देता है और एक छोटा सा फार्म हाउस के सामने जाकर रुक जाता है। वो घर काफ़ी छोटा था। वांगजी उस मेंशन को डोर को बजाने लगता है। गेट ओपन होने में काफ़ी देर लगी। वांगजी अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाकर देखने लगता है। वांगजी साफ साफ देख पा रहा था कि हर जगह पेड़ पौधे लगे थे, काफ़ी सारे फ्लावर्स भी थे वहाँ, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तभी एक ओल्ड वुमेन गेट को ओपन करती है। वांगजी कुछ देर तक उस वुमेन को देखता है, जो वांगजी को ही देख रही थी। वो लेडी वांगजी को देखकर कहती है, तुम्हें क्या चाहिए और तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए? वांगजी उस लेडी को देखता है जो 45 के आसपास थी। वांगजी बौसा सरन को देखते हुए कहता है, मुझे बौसा सरन से मिलना है। तभी वो ओल्ड लेडी कहती है, मैं ही बौसा सरन हूँ, कहो क्या कहना है मुझसे। वांगजी जैसे ही ये नाम सुनता है वो बौसा सरन को ग्रीट करता है। बौसा सरन नोट करती है और वो वांगजी को ऊपर से नीचे तक देखती है।
अब फांग जी बाओसासन की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए। बाओसासन कहती है, मुझे किस चीज़ में मदद? बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? बाओसासन की आवाज़ काफ़ी कोल्ड थी। फांग जी साफ साफ देख पा रहा था कि ये कितनी कोल्ड लेडी है। फांग जी कहता है, प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए, मुझे आपसे दवाइयाँ चाहिए। एक आप ही हो जो मेरे हस्बैंड को बचा सकते हो। अब बाओसासन गुस्से में वांग जी को घूरते हुए कहती है, ओह, तो तुम भी अपने मतलब के लिए यहाँ आए हो? तुम यहाँ से लौट जाओ। मैं आप किसी के लिए काम नहीं करती। तुम जहाँ से आए हो उसी रास्ते से लौट जाओ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अब जाओ यहाँ से। वांग जी बाओसासन को देखते हुए कहते हैं, प्लीज़ आप मुझे इस तरह मना नहीं कर सकती। आपको मेरी मदद करना ही होगा। तभी बाओसासन अपने डोर को लॉक करते हुए कहती है, मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से। अब मैंने दवाइयाँ बनाना छोड़ दिया है, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ये बोलकर बाओसासन डोर को लॉक करने वाली थी, तभी वांग जी डोर पे हाथ लगा देता है और कहता है, प्लीज़ आप अपने को मरते हुए नहीं देख सकती। आपको उसे बचाना होगा क्योंकि वो आपका खून है। आपने 20 साल पहले अपनी बेटी को मरता हुआ छोड़ दिया। आप अपने ग्रैंड चाइल्ड को इस तरह नहीं छोड़ सकती। आप अपनी बेटी से प्यार करती हैं, फिर भी आपने एक अनजान शख्स के हवाले कर दिया। क्या आप अपनी ग्रैंड चाइल्ड को नहीं बचाना चाहती? आप तो अपनी डॉटर को भी नहीं बचा पाई, पर आपके पास आपकी गलती सुधारने का एक मौका है। आपको फिन को बचाना होगा। जैसे ही बाओसासन वांगजी के मुंह से ये सारी बातें सुनती है, धड़ाम से वहीं बैठ जाती है। बाओसासन के आंखों में आंसू थे। उसकी डॉटर अब वो नहीं है। वो टेरी आइज से वांगजी को देखती है और कहती है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? क्या तुम ये सब सच कह रहे हो? मेरी डॉटर इस दुनिया में नहीं है। वांग जी अब वहीं बैठ जाता है और कहता है, प्लीज़ आपको आपके ग्रैंड चाइल्ड को बचाना होगा। वो इस वक्त अपनी मौत से लड़ रहा है। आप उसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। मैं बहुत मुश्किल से आपको ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझे इस जगह के बारे में पहले से पता था कि आप मुझे कहाँ मिलेंगे। तभी बाओसासन वांगजी को देखते हुए कहती हैं, पर इस जगह के बारे में सिर्फ कंसासरन ही जानती थी। मेरी डॉटर जानती थी। इस जगह के बारे में तुम्हें कैसे पता? मैंने किसी को इस जगह के बारे में नहीं बताया, क्योंकि ये जगह मैंने अपने डॉटर के लिए खरीदा था। मैं चाहती थी कि मेरी डॉटर यहीं रहे, मेरी आंखों के सामने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी वांग जी बाओसासन को देख कर कहता है, आखिर कब तक खुद को गिल्ट में रखेंगे? आपके डॉटर के साथ जो भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सबसे मुंह मोड़ लोगी। अब क्यों सबसे छुपना चाहती हैं? सौसी चैन आपका ग्रैंड चाइल्ड है, लेकिन फिर भी आप उससे नहीं मिलती। तभी बाओसासन अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, तो तुमने कहा मेरा ग्रैंड चाइल्ड कहाँ कहाँ है? वो उसे क्या हुआ? वांग जी बाओसासन को सब कुछ बता देता है। बाओसासन काफ़ी उदास थी। वो अपने मन में कहती है कि वो अपने बेटी को नहीं बचा पाई, लेकिन वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को कुछ नहीं होने देगी। उसे किसी भी हाल में जिंदा रखेगी। बाओसासन कहती है, चलो चलो, हम अपने ग्रैंड चाइल्ड के पास जाना चाहते हैं। मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखना चाहती हूँ। मैंने जो अपने बेटी के साथ किया था, मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ। मुझे जल्दी से उसके पास ले चलो, मुझे ले चलो। मैं गिल्ट में मर रही हूँ। क्या पता
अब मैं शांति से मरूं। प्लीज़ मुझे उसके पास ले चलो। शायद मैं इतने दिनों तक इसीलिए जिंदा थी। ये बोलकर पौसा सरन रोने लगती है। वांग जी पौसा सरन को चुप कराता है और पौसा सरन को लेकर सिटी के लिए निकल जाता है। पौसा सरन आते समय काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ लेकर वांग जी के साथ आ रही थी। 8 घंटे के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है। लैन सिचेन, ने हुसैन एक होटल रूम में एक दूसरे को हक किए सो रहे थे। उनके बॉडी पे एक भी क्लोथ नहीं था। वो बस ब्लैंकेट के अंदर सो रहे थे। तभी न्यू हुसैन की आइज़ ओपन होती है और वो अपने आइज़ को खोलकर इधर उधर देखने लगता है। न्यू हुसैन के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। तभी वो अपने सर को ऊपर उठाकर देखता है। लैंसी चैन उसे ही देख रहे थे। लैंसी चैन को देखकर न्यू हुसैन शाय फील करने लगता है। लैंसी चैन न्यू हुसैन के फेस को रफ करते हुए कहते हैं, माय स्वीटहार्ट, तुम उठ गए। मुझे लगा तुम आज काफ़ी देर तक सोओगे क्योंकि मैंने तुम्हें कल रात को सोने जो नहीं दिया। क्या मैंने तुम्हें कल रात को ज़्यादा परेशान किया? लैंसी चैन की बात सुनकर न्यू हुसैन शाय फील करने लगता है। न्यू हुसैन के दोनों चिक्स रेड हो चुके थे। ये देखकर लैंसी चैन हंसने लगते हैं और कहते हैं, जल्दी उठो, अब मुझे जाना भी होगा। चलो तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और मैं तुम्हें मेडिसिन दे देता हूँ, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। ये बोलकर लैंसी चैन फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। न्यू हुसैन वहीं बेड पे लेटे कल रात में जो भी हुआ वो सारी बातें को याद करते हुए स्माइल करने लगता है। वो बहुत खुश था कि फाइनली उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। कुछ देर बाद लैंसी चैन वॉशरूम से बाहर आते हैं, बाथरूम से बाहर आते हैं। लैंसी चैन सीधा अपने फ़ोन के पास जाते हैं। जब वो अपने फ़ोन को खोलते हैं तो देखते हैं सुयांग के काफ़ी सारी कॉल मैसेजेस आए थे। जैसे ही लैंसी चैन मैसेज को ओपन करते हैं तो वो उनकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं और वो न्यू हुसैन की तरफ देखकर कहते हैं, हुसैन जल्दी उठो, हमें हॉस्पिटल जाना है। तभी न्यू हुसैन कहते हैं, पर मैं तो अभी फ्रेश भी नहीं हुआ। तभी लैंसी चैन कहते हैं, अभी फ्रेश होने का टाइम नहीं है, प्लीज़ न्यू हुसैन जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है। वो दोनों कुछ देर के बाद उस होटल से निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। अब हमें आधा घंटा बाद का सीन दिखाया जाता है। न्यू हुसैन और लैंसी चैन सीधा हॉस्पिटल आते हैं। जब हॉस्पिटल आते हैं तो वो विंग से मिलने के लिए विंग के वार्ड में जाते हैं जहाँ विंग बेड पे लेटा हुआ था। लैंसी चैन को बहुत दुख हो रहा था कि कल रात से विंग हॉस्पिटल में है और उन्हें पता भी नहीं चला। अरे पता भी कैसे चलता, क्योंकि उनका फ़ोन तो साइलेंट था। शायद इस वजह से उन्हें पता भी नहीं चला। लैंसी चैन के विंग को देखकर आंखों में आंसू थे। वो गिल्ट में थे कि काश वो कल रात यहाँ होते। तभी वहाँ जेंग चेंग आता है और लैंसी चैन को देखकर कहता है, अरे सिचेन तुम यहाँ। लैंसी चैन जल्दी से जेंग चेंग का हाथ पकड़कर कहते हैं, विंग को क्या हुआ? वो हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचा? क्या इन सब का जिम्मेदार वांगजी है? अगर इन सब का जिम्मेदार वांगजी होगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी सिचेन की बात सुनकर जेंग चेंग कहता है, नहीं सिचेन, विंग की हालत के जिम्मेदार वांगजी नहीं है, कोई और है जो ये सब कर रहा है। वो विंग को मारना चाहता है पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, मैं उसे मार डालूंगा। जेंग चेंग की बात सुनकर लैंसी चैन एक गहरी सांस लेते हैं, जैसे कि उन्हें डर था कि कहीं विंग की हालत के जिम्मेदार वांगजी ना हो। अब उन्हें खुशी हो रहा था क्योंकि उनका भाई नहीं है, लेकिन वो विंग के लिए बहुत दुखी थे। तभी लैंसी चैन जेंग चेंग से कहते हैं,
वांग जी कहाँ हैं? जेंग जेंग लैन सिचेन को सब कुछ बता देता है। वहीं खड़ा ने हुसैन विंग को देख रहा था, जो बहुत डरा हुआ सहमा हुआ वो विंग को देख रहा था। उसके आंखों में आंसू थे। ने हुसैन विंग को बहुत प्यार करता था। वो उसका फैमिली की तरह टेक केयर करता था। ने हुसैन हमेशा से विंग पर अपना हक जताता था। ने हुसैन हमेशा से विंग को मॉम की तरह प्यार करता था। एक जैसे मॉम अपने बच्चों की केयर करती हैं, वैसे नी हुसैन विंग का केयर करता था। लेकिन आज विंग को इस हालत में देखकर नी हुसैन के हार्ट में अजीब सा पेन हो रहा था। सिचिन देख पा रहे थे कि नी हुसैन कितना दुखी है विंग को इस हाल में देखकर। तभी लैन सिचेन नी हुसैन के पास जाते हैं। नी हुसैन अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसे ही उसे लैन सिचेन का टच महसूस हुआ, जल्दी से नी हुसैन लैन सिचेन को हग करके बच्चों की तरह रोने लगता है और कहता है, सिचेन, विंग विंग को क्या हुआ? उसे उठाओ ना, देखो ना वो कब से ऐसे ही पड़ा है। प्लीज़ सिचेन, कहो ना कि वो मुझसे बात करे। वो मुझसे इस तरह नाराज़ नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे इस हाल में नहीं देख पा रहा हूँ। प्लीज़ सिचेन, कहो ना कि वो मुझसे बात करे। अगर वो मजाक कर रहा है तो प्लीज़ वो मजाक बंद करे। प्लीज़ प्लीज़। उसके साथ ऐसा क्यों होता है? उसके ही साथ बुरा क्यों होता है? सब उसके साथ ही गलत क्यों करते हैं? वो कितना इनोसेंट है, फिर भी सारे लोग उसे ही चोट पहुंचाते हैं। वो इतना इनोसेंट क्यों है? क्यों? सिचे, क्यों? मैं हर बार अपने दोस्त को बेजान की तरह हॉस्पिटल के बेड पे देखता हूँ। क्यों? क्यों उसे हमेशा अपनी मौत से लड़ना पड़ता है? लैन सिचेन जो ने हुसैन के बैग पर सहला रहे थे, वो अपने हाथों को रफ कर रहे थे। काफ़ी देर ऐसे ही रोने के बाद ने हुसैन और सभी लोग उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। तभी लैन सिचेन जेंग जेंग को देखते हैं, जो रात से सोया नहीं था, क्योंकि विंग के पास जेंग जेंग और साओ सिचेन और सोयांग ये तीनों ही विंग के पास रुके थे। वो एक पल के लिए अपने आंखों को बंद नहीं किए थे। जैसे ही सुबह हुई तो जेंग जेंग ने सोयांग को और साओ सिचेन को घर भेज दिया। वो दोनों जाना नहीं चाहते थे, पर वो घर जाएंगे और फ्रेश होकर फिर यहाँ आएंगे, तभी तो जेंग जेंग वापस से घर जाएगा। लैन सिचेन जेंग जेंग को देखकर कहते हैं, जेंग जेंग, तुम जाओ, जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं यहाँ हूँ, मैं विंग का ख्याल रखूँगा। तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। तुम कल रात से सोए नहीं, तुम काफ़ी थके हुए हो। जाओ, जाकर थोड़ा रेस्ट करो। जेंग जेंग जाना नहीं चाहता था, पर लैन सिचेन के बार बार मनाने के बाद जेंग जेंग अपना सर नोट करता है और विंग की तरफ देखता है और जाते हुए कहता है, प्लीज़ सिचेन, विंग का ख्याल रखना। अगर कुछ भी हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं बस जाकर फ्रेश होकर चला आऊँगा। तुम बस विंग का ख्याल रखो। ये बोलकर जेंग जेंग हॉस्पिटल से निकल जाता है और लैन सिचेन न्यू हुसैन की तरफ देखते हैं, जो वहीं खड़ा था। वो बस विंग को देख रहा था। न्यू हुसैन के रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गए थे। लैन सिचेन न्यू हुसैन के पास जाते हैं और कहते हैं, न्यू हुसैन, तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत है। तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और मेडिसिन ले लेना। न्यू हुसैन लैन सिचेन से जिद करते हुए कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा विंग के पास और विंग का ध्यान रखेगा। अब लैन सिचेन जेंग जेंग को नहीं रोकते हैं, क्योंकि वो हार मान चुके थे। उन्हें पता था कि न्यू हुसैन किसी का नहीं सुनेगा, इसलिए वो चुप थे और वो रहने देते हैं। वही वांग जी और वौसा सरन वो दोनों कार से आ रहे थे।
तभी बॉस सरन कहती है, तुम कौन हो? तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो। तो चलिए गाइस, मैं स्टोरी